मैं सरफराज मुबीन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे पहली बार, जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। जो बेसिक है बायोलॉजी का, एकदम बेसिक सा कंसेप्ट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के कितने पार्ट्स होते हैं और बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना होता है और किस लिए पढ़ना होता है। ये सब चीज़ भी जानना मेरे लिए ज़रूरी है। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक साइंस का एक पार्ट है जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में या उसके प्रोसेस के बारे में, फंक्शनल प्रोसेस के बारे में क्या कर रहे होते हैं, हम लोग उससे डील कर रहे होते हैं। बायोलॉजी में क्या लिखा हुआ है? इज द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस का ही एक पार्ट है, फील्ड है, साइंस का ही एक क्षेत्र है जिसमें हम लोग डील कर रहे होते हैं। किस चीज़ से? एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जिसमें जान हो, लिविंग थिंग्स से हम लोग डील कर रहे होते हैं, और लिविंग प्रोसेस से, मतलब उसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है उस सब चीज़ों से हम लोग डील कर रहे होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है ना, ट्रिकी वर्ड सब इसमें डाल कर एक डिफिनेशन को कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। इसको हम लोग डिकोड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लाइन कहना क्या चाह रहा है अपने से। तो यहाँ पे दो वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम लोगों को जानना जरूरी है। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है, और एक लिविंग प्रोसेस, ये क्या है। अगर आप अपने घर से बाहर निकलें तो आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। एनिमल्स देखने को मिलेगा, प्लांट्स देखने को मिलेगा। जैसे प्लांट्स में पेड़ बहुत सारा टाइप का देखने को मिलेगा। एनिमल्स में बहुत सारा एनिमल्स देखने को मिलेगा, बैल, भैंस, बकरी वगैरह, जैसे कि कॉकरोच, वो भी देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसमें जान होता है, लिविंग थिंग्स है जिसमें जान होता है, लिविंग प्रोसेस करता है। ये लिविंग प्रोसेस क्या है? जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा, उसमें कोई प्रोसेस होता रहता है, जैसे कि डाइजेस्टेशन, खाना खाने के बाद खाना का पचना, रेस्पिरेशन, हम लोग जब सांस लेते हैं जो ऑक्सीजन जाता है, तो ये रेस्पिरेशन एक प्रोसेस हो रहा है टाइम टू टाइम। रिप्रोडक्शंस, ये भी एक प्रोसेस है, ये एक मेन प्रोसेस है। बाकी सब प्रोसेस में रिप्रोडक्शंस, अगर मान लो कि रिप्रोडक्शंस जैसे प्रोसेस को बंद कर दिया जाए, नहीं हो, रिप्रोडक्शंस एकदम खत्म कर दिया जाए, तो क्या होगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा एक टाइम के बाद। जैसे आज के बाद बैन कर दिया जाए कि रिप्रोडक्शंस करना अलाउड नहीं है, तो क्या होगा कि 40-50 साल के बाद दुनिया में धरती पर से जो मानव जाति है उसका विनाश होना चालू हो जाएगा, वो खत्म होना चालू हो जाएगा, वो आगे नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि रिप्रोडक्शंस अब एनिमल्स नहीं कर रहा है, इसलिए उनकी प्रजाति नष्ट होती चली जा रही है। तो जो भी प्रोसेस, मतलब लिविंग क्या बोलते हैं वो, लिविंग थिंग्स में जो भी प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होना जरूरी है। तो बायोलॉजी क्या है कि इज द फील्ड ऑफ साइंस विच डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग प्रोसेस। लिविंग थिंग से डील कर रहा होता है और उसके फंक्शन सबसे डील कर रहा होता है। किसमें हम लोग कर रहे होंगे? बायोलॉजी में। बायोलॉजी के मेन दो ब्रांच है, लेकिन दो ही ब्रांच नहीं है बायोलॉजी के, इसके हजारों बहुत सारे ब्रांच है, लेकिन इसमें मेन जो ब्रांच है वो दो है। कौन कौन? एक बॉटनी, एक जूलॉजी। ये बॉटनी क्या होता है और एक जूलॉजी क्या होता है? तो हम लोग बॉटनी में ना मेनली हार्डली प्लांट से डील कर रहे होते हैं, और जूलॉजी में हम लोग हार्डली किस चीज़ से हम लोग डील कर रहे होते हैं? एनिमल्स से डील कर रहे होते हैं, एनिमल्स के प्रोसेस से डील कर रहे होते हैं। और बॉटनी में हम लोग प्लांट्स और उसके प्रोसेस से डील कर रहे होते हैं। जूलॉजी, इसमें एक वर्ड्स है जू। तो जू का मतलब क्या होता है? जू कहाँ होता है? जू, जिसको चिड़ियाघर कहते हैं। चिड़ियाघर मतलब एनिमल्स का एक बहुत सारा, जिसमें एनिमल्स रहता है। तो जूलॉजी, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं? जूलॉजी मतलब इसमें क्या कर रहे होते हैं हम लोग? एनिमल्स और उसके प्रोसेस से हम लोग डील कर रहे होते हैं। एक बार फिर अगर देखा जाए तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है बायो, एक है लॉजी। तो बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ या लिविंग, जिसमें जान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग। और एक है लॉजी। तो ये लॉजी वर्ड कहाँ से आया? ये लोगस से बना है, लोगस का डिराइव्ड फॉर्म है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हम लोग यहाँ से अगर दो वर्ड को मिला दे तो समझ में आ रहा है कि हम लोग इसमें लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल्स वर्जन में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो बायोलॉजी क्या है? इज द फील्ड ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग प्रोसेस एंड लिविंग प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उसके प्रोसेस से जिस चीज़ में हम लोग डील करते हैं उसी को बायोलॉजी बोलते हैं। आज हम लोगों का जो मेन टारगेट है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज से जो लेक्चर से स्टार्ट होगा वो होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हम लोगों को सेल के बारे में जानना जरूरी है। माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज सेल, क्या होता है सेल। जैसे कि हम लोग अगर अपने घर की बात करें तो घर जो बनता है, जो मकान बनता है, उसका एक यूनिट फंडामेंटल चीज़ होता है जिससे घर को बनाया जाता है। तो क्या होता है यूनिट चीज़? वो होता है ईंट। बहुत सारे ईंट को जोड़ जोड़ कर एक बहुत बड़ा मकान बनाया जाता है।
है ना। तो हम लोग ईंट को क्या बोलेंगे, हम लोग यूनिट बोलेंगे, मतलब उस घर का एक यूनिट हिस्सा है, एक पार्ट है, छोटा सबसे छोटा पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है। तो यहाँ पे जो सेल जो होता है इट इज़ द बेसिक है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, सबसे बेसिक इकाई है लाइफ के होने में, स्ट्रक्चरल उसके बनने और फंक्शनल उसमें जो काम होगा, जो प्रोसेस होगा, उसके लिए जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, अपने को सेल है। तो यहाँ पे इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट का मतलब ये होता है इकाई, मतलब कोई एक चीज़, उससे छोटा कुछ नहीं होगा। मतलब सेल इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का सबसे छोटा जो बनावटी हिस्सा, और उसमें जो प्रोसेस होगा, फंक्शनल प्रोसेस वाले जो चीज़ होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यहाँ पे ये वर्ड्स फिर ट्रिकी है, जैसे ऊपर वाला वर्ड्स जैसे ट्रिकी दिख रहा था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग प्रोसेस, उसी तरह से यहाँ पे भी वर्ड्स ट्रिकी फंसा दिया गया, जिससे हम लोगों को ये डेफिनेशन तो समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर डेप्थ में जाके समझना चाहे तो वो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का यूज़ किया गया, इसको समझने का कोशिश करें तो ये स्ट्रक्चरल क्या है और ये फंक्शनल क्या है। स्ट्रक्चरल क्या होता है कि बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज मेड फ्रॉम सेल्स। स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर, बनावट, उसका जो रूपरेखा होता है वो क्या होता है, तो ये स्ट्रक्चरल है। जो सेल होता है वो किसी भी बॉडी का एक यूनिट, सबसे छोटा स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। मतलब बॉडी के बनने में सबसे बड़ा रोल किसका, सेल का। बहुत सारे सेलों के मिलने से बनता है एक बॉडी, या एक बॉडी भी नहीं बनता, एक बहुत छोटा छोटा चीज मिलकर बनता है बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में मिलियन ट्रिलियंस के नंबर में सेल पाया जाता होगा, सही बात है। स्ट्रक्चरल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज मेड फ्रॉम सेल्स। सेल के बनने में जो सबसे बड़ा रोल अपना निभाता है वो कौन निभाता है, सेल। अब एक वर्ड और है, फंक्शनल। तो ये फंक्शनल क्या होता है, हमारा बॉडी, पहले हम अगर एक चीज़ समझने की कोशिश करें तो हमारा बॉडी कभी भी रुका हुआ नहीं है, वो हर समय कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। कुछ नहीं, कुछ बोलना गलत हो जाएगा, वो हर टाइम कोई ना कोई काम, मतलब काम करता ही रहता है, कभी भी वो रेस्ट नहीं करता, वो हमेशा बिजी है, वो हमेशा बिजी है। मतलब आवर बॉडी इज़ वेरी बिजी, हमारा बॉडी जो है बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑल्सो अकर इन सेल। अब यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है तो ये तो समझ में ही नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग लिविंग वर्ल्ड्स में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अच्छे से समझ रहे होंगे। लेकिन अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो हम लोग सुबह में खाना खाए होंगे और खाना खाने के बाद अभी पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, जो लेक्चर देख रहे हैं बैठ कर देख रहे हैं, तो क्या मतलब कि हमारा बॉडी रेस्ट कर रहा है, एकदम रुका हुआ है, एकदम स्थिति में है, स्थित अवस्था में, मतलब रुका हुआ अवस्था में। तो ये कहना क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सेल में ऑल टाइम, हर वक्त कुछ ना कुछ क्रिया होता रहता है, कोई ना कोई रिएक्शंस होता रहता है। जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हवा, ऑक्सीजन अपने लंग्स में ले रहे हैं, और लंग्स के एल्वोलियाई इससे क्या कर रहा है, वो एल्वोलियाई ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है। कहाँ लोड हो रहा है, वो एल्वोलियाई से वो ऑक्सीजन कहाँ लोड हो रहा है, ब्लड में। और ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट करता है। और ब्लड को कौन सर्कुलेट करता है, तो अपना हार्ट कर रहा होता है, दिल कर रहा होता है। और दिल जो पंपिंग करता है वो ऑल टाइम पंपिंग करता रहता है। तो हमारा दिल जो होता है, वो हार्ट होता है, वो ऑल टाइम पंपिंग करता है। कभी आप सोए भी रहिएगा तो आपका हार्ट धड़कता रहेगा, धीरे धीरे धड़कता रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा बॉडी उस समय भी क्या कर रहा है, वर्क पे है, वो हमारा बॉडी उस समय भी वर्क करता ही है। तो इसी को हम लोग फंक्शनल बोलते हैं, जो काम होता है। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑल्सो अकर इन सेल। मतलब सेल कभी भी रुका हुआ नहीं है। सेल बनने के बाद वो ऐसा नहीं कि बन गया और आराम कर रहा है, नहीं, सेल के अंदर भी काम हो रहा है। मतलब रिएक्शंस कहाँ घटना घटती है रिएक्शंस का, तो वो सेल के अंदर ही घटती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ हो रही है, तो सेल के अंदर ही हो रही है। तो आई होप कि आप लोग सेल को अच्छे से समझ गए होंगे कि सेल क्या है। एक बार और समझे तो इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। लाइफ का एकदम छोटा सा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल बायोलॉजी, जो ये सब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, या सेल से रिलेटेड जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे होंगे, किस चीज़ में पढ़ रहे होंगे, उसको हम लोग बायोलॉजी के उस ब्रांच को बोलते हैं हम लोग सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी का वैसा ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शंस ऑफ सेल, जिसमें हम लोग बायोलॉजी का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग सेल के स्ट्रक्चर, सेल के बनावट
और उसके फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। और मेनली सेल का जो मेन फंक्शंस होता है वो सेल डिविजन्स होता है, मतलब सेल के टूटने के बाद जो सेल कैसे कैसे बनता है उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे, सेल बायोलॉजी में पढ़ रहे होंगे। मतलब से रिलेटेड ही चीज़ पढ़ना है, सेल में क्या क्या होता है, उसका क्या काम, उसके अंदर क्या काम, वो जो भी चीज़ है, जो पार्ट है उसका उस दूसरे पार्ट से क्या रिलेशन है, दूसरा पार्ट का पहले पार्ट से क्या रिलेशन है, इसी सब चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ रहे होंगे, फुल डिटेल्स में पढ़ रहे होंगे। तो बायोलॉजी क्या होता है और सेल क्या होता है और सेल बायोलॉजी क्या होता है आप लोग अच्छे से समझ। सेल का कुछ डिफाइनिंग फीचर होता होगा, जैसे कि हम लोग, मेरा एनिमल्स का बॉडी है तो एनिमल्स के बॉडी में मिलियन ट्रिलियन सेल्स मौजूद होता है, मिलियन ट्रिलियन सेल्स का एग्जिस्टेंस पाया जाता है। क्या सभी में इसी तरह का मिलियन ट्रिलियन एग्जिस्टेंस पाया जाता होगा और क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही कहलाते होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो सिर्फ एक सेल से मिलके बनता है, और कितने एनिमल्स है जो मल्टीपल सेल से मिलके बनता है, बहुत सारे सेल से मिलके बनता है। तो कोई भी सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाने के लिए, किसी भी चीज़ का लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाने के लिए उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर एक सेल एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एक सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कहलाएगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। विच मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? विच मीन्स एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल। कोई भी चीज़ एक सेल तब कहलाएगा, या एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, कोई भी सेल अगर एक सेल से कम बना हुआ है तो कांट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसी बेसिस पे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो ऐसा ऑर्गेनिजम्स द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ओनली वन सेल, जिसके पास सिर्फ कितना सेल होगा? एक सेल से मिलके बनता होगा। ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से मिलके बनता होगा उसको बोलेंगे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। इसके दो फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? पहला फीचर ये है कि दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये जो है ना अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, इसको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका क्या मतलब होता है कि जो मल्टीपल सेल से मिलके बनता होगा, जो मल्टीपल सेल से मिलकर बनता होगा, उसको एक सेल को दूसरे सेल को तीसरे सेल से मिलकर बनने का मतलब ये होगा कि सबको एक दूसरे की आवश्यकता है, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, यह अकेला सर्वाइव करता है। इसीलिए लिखा गया दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये एग्जिस्ट कर सकता है वर्ल्ड में इंडिपेंडेंटली, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि ये जितना भी फंक्शंस, जितना भी प्रोसेस हो रहा होगा, फंक्शनल प्रोसेस सब अपने अंदर ही हो रहा होगा। तो ये दूसरा फीचर है कि दे कैन परफॉर्म ऑल देयर फंक्शंस बाय देमसेल्व्स। इसके द्वारा जो भी फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है वो खुद में ही किया जाता है और खुद के द्वारा ही किया जाता है। मतलब जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो खुद कर लेगा, किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी और पर वो डिपेंड नहीं करेगा, एग्जिस्ट भी करने के लिए डिपेंड नहीं करेगा और फंक्शंस करने के लिए भी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। यही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बनता हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये एग्जिस्ट करता है दुनिया में इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र है, इसको किसी और की आवश्यकता नहीं है। दे कैन परफॉर्म ऑल देयर फंक्शंस बाय देमसेल्फ। ये जो भी फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ये जो भी फंक्शंस को दिखाएगा वो अपने अंदर ही दिखाएगा, जो भी काम करना होगा वो खुद के द्वारा कर लेगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं मोनेरेंस, प्रोटिस्टेंस, यीस्ट, फंगी, कुछ यीस्ट, ऐसा नहीं कि सब फंगी सब यीस्ट, बिल्कुल। दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होता है? मल्टी वर्ड्स में ही सब कुछ है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे इसका एग्जांपल्स है एनिमल्स, समझ गए कि हम लोग जो भी हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ फंगी इसलिए क्योंकि यूनिसेलुलर फंगी भी पाया जाता है, जैसे यीस्ट एक प्रकार का। तो मेजॉरिटी ऑफ फंगी, ज़्यादातर फंगी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। अब जैसे सेल के कुछ पार्ट को देखें, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, कभी भूल ही नहीं सकते। कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना वो फूड बनाता है, फूड बनाने के लिए काम किया जाता है। एक समय के लिए ना अपना नाम, पता,
पापा का नाम, ये सब भूल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमेशा बच्चों को बताया जाता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो फूड बनाता है, मतलब फूड बनाने में हेल्प करता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, मेक्स फूड। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल के अंदर वो मेक्स एटीपी। न्यूक्लियस जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल बनाता है, और साइटोप्लाज्म जो है वो एंजाइम्स बनाता है। ये इस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ाने के बाद खत्म, नहीं, ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बताने का क्या ज़रूरत है और ये क्यों बताया गया आपको, इसलिए कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये जो मेक्स फूड बनाएगा, इसको अपने आप में फूड बना लेगा, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया मेक्स एटीपी, एटीपी बना लेगा, क्या मतलब, एटीपी खुद से बना लेगा, इसको किसी और की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता है। ये जो एटीपी बनाएगा इसको क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता है, और क्लोरोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता है, इसका मतलब कि ये माइटोकॉन्ड्रिया भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है। लेकिन ये सब तो अपना फंक्शन कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन ये फंक्शंस कर तो रहा है, लेकिन दूसरे पर डिपेंडेंट है ये फंक्शंस करने के लिए। अब जैसे न्यूक्लियस है, तो सब कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है ना सेल का वो बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत मेन पार्ट है, सही बात है, बहुत मेन पार्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि न्यूक्लियस को हम लोग सेल कह देंगे क्योंकि वो सारा फंक्शन कर लेता है, बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है जो क्लोरोप्लास्ट मेक फूड और मेक्स एटीपी दोनों का यूज करके प्रोटीन बनाता है, बिल्कुल बनाता है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग सेल नहीं कहते, यूनिसेलुलर नहीं बोलते। इसको भी आवश्यकता है वो है साइटोप्लाज्म का। इसको जो जेनेटिक मटेरियल जो प्रोटीन बनाएगा उसको बनाने के लिए एक एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। वो एंजाइम कहाँ चलेगा, साइटोप्लाज्म चलेगा। मतलब यहाँ पर जो भी चीज देख रहे हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म को माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता, इस दोनों को आवश्यकता है, न्यूक्लियस को आवश्यकता है, साइटोप्लाज्म का, सबको एक दूसरे की आवश्यकता है। जब सबको एक दूसरे की आवश्यकता है तो इसको हम लोग यूनिसेलुलर ना बोलकर इसको क्या बोलेंगे, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। और यही साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म्स और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, सेल बनता है। तो यहाँ पर हम लोग सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और उसके पार्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी हम लोग क्या कर समझ गए होंगे। यूनिसेलुलर क्या किसको बोलते हैं, वैसा ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब ही होता है एक, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वैसा ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बनता हो। इसका एग्जांपल क्या है अपने पास, मोनेरेंस, पोलिटेस्टेंस, फंगी में भी कौन सा, यीस्ट। अब दूसरा क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के मेन दो पार्ट्स कौन कौन, ये एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली, दुनिया में अकेले सर्वाइव कर सकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है, दे कैन परफॉर्म ऑल देयर फंक्शन बाय देमसेल्व्स। इसमें जितना भी फंक्शंस होगा वो खुद के द्वारा कर लेगा, किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबको एक दूसरे की आवश्यकता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर क्या हो गया, मल्टी मतलब बहुत सारा, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वैसा ऑर्गेनिजम्स जो एक से अधिक सेल से मिलकर बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी सेलुलर। इसका एग्जाम्पल है एनिमल्स, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स और मेजोरिटी ऑफ फंगी। साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेंगे जिनका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में कुछ योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे पहले साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, डिस्कवर्ड सेल। इन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कब किया, किस ईयर में किया, 1665 में किया, ठीक है। कैसे किया, इसके पीछे की कहानी क्या है, और इस तरह के पीछे की कहानी को अगर समझे तो क्वेरकस सबरस, जिसको ओक, ये इस नामक पेड़ था, जिसमें से एक छोटा सा थिन उसके स्लाइस लिया और उसको माइक्रोस्कोप, उसमें होता भी नहीं था उस टाइप का इतना एडवांस जैसा अभी है कि छोटे से छोटे चीज़ को भी, बहुत माइन्यूट लेवल चीज़ को भी बहुत अच्छे से एक्सपेंड करके दिखाता है और बहुत अंदर जाकर बारीक चीज़ों को भी दिखा देता है। उस समय वैसा माइक्रोस्कोप नहीं था। ऐसा माइक्रोस्कोप कब आया, 1950 में आया, उसके बाद उसी दशक में आया। लेकिन ये 1665 की बात हो रही है। तब इन्होंने सेल की डिस्कवरी की। कैसे किया, तो क्वेरकस नामक सबरस नामक पेड़ में से एक पतला सा झिल्ली लेकर उसको माइक्रोस्कोप, उस समय जो माइक्रोस्कोप था उस समय रखकर उन्होंने देखा। तो वो देखते हैं कि एक उसको मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ दिखता है और उसमें कोई हरकत नहीं है। तो वो जो कॉर्क होता है, जो पतला सा झिल्ली होता है, जो डेड मतलब सेल होता है, उसको वो क्या बोलते हैं कि उसमें हमको दिख रहा है, लेकिन कैसा चीज़ दिख रहा है, तो एम्प्टी कंपार्टमेंट दिख रहा है। मतलब ऐसा कंपार्टमेंट जो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है। तो उसको क्या बोला, वो एम्प्टी कंपार्टमेंट, जिसको वो अपने भाषा में बोला सेलुला। क्या बोला, सेलुला।
उसको उस समय क्या दिख रहा था, तो सिर्फ सेल वॉल दिख रहा था, सेल का सेल वॉल दिख रहा था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो डेड सेल था। अगर वो सेल जिंदा होता तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती, एंजाइम्स होता, साइटोप्लाज्म्स होता, तो वो सब दिखता उसको, लेकिन वैसा दिखा नहीं उसको सिर्फ दिखा कि मधुमक्खी का छत्ता है, जिसको उसने नाम दिया सेलुला, जो जिसका मतलब होता है एम्प्टी कंपार्टमेंट, ऐसा कंपार्टमेंट जो खाली हो। उसको उस समय सिर्फ सेल वॉल दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? क्योंकि वो सेल डेड था। तो रॉबर्ट हुक ने किस सेल का खोज किया था 1665 में? डेड सेल का, सेल का खोज किया, लेकिन कैसा सेल, किस टाइप की सेल का? तो डेड सेल का खोज किया। तो इसका मतलब कि कोई ऐसा वैज्ञानिक होगा जो लिविंग सेल का खोज किया होगा, बिल्कुल। और वो वैज्ञानिक बहुत ही गजब के वैज्ञानिक थे, मतलब कि ऐसे वैज्ञानिक जो किसी भी चीज को अपने पास माइक्रोस्कोप रखकर किसी भी चीज को वो देखते रहते थे। गंदा पानी हो, ब्लड हो, स्पर्म हो, सब के सेल को उन्होंने देखा है। उसका नाम क्या है? सीन लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला समय ऐसा सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा? तो एंटोन वैन लीeuwenhoek। किसने? एंटोन वैन लीeuwenhoek ने देखा। उन्होंने क्या देखा, मतलब कि सबसे पहले लिविंग सेल्स को उन्होंने ही देखा, उन्होंने ही ऑब्जर्व किया। वो ऐसे वैज्ञानिक थे कि वो गंदे पानी को भी लाकर अपने इसमें देखते थे माइक्रोस्कोप में कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ दिख रहा है। तो उसको बहुत सारा चीज़, बैक्टीरिया दिखता था, बहुत सारा चीज़ दिखता था। तो इन्होंने सिर्फ क्या बोलते हैं, लिविंग सेल का ही खोज नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले ब्लड सेल्स को देखा है, स्पर्म सेल्स को देखा है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को देखा है, मतलब गंदे पानी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस सब को देखा है, प्रोटोजोआ को देखा है, अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया को देखा है। और ये जो सब चीज़ होती है, ये जितना भी सेल्स है, सब सेल लिविंग सेल्स हैं। और इन्होंने इस सब सेल्स का नाम क्या दिया? ही नेम्ड दीज मोटाइल सेल्स। मोटाइल सेल्स का क्या मतलब कि उन्होंने जो माइक्रोस्कोप के अंदर सेल देखा होगा तो उसके अंदर कुछ हरकत हो रहा होगा, मतलब सेल में कुछ ना कुछ हरकत हो रहा होगा। मोटाइल्स मतलब गति रहा होगा, उसके अंदर मोशन रहा होगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं मोटाइल सेल। इन्होंने उस सेल्स का नाम दिया एनिमल्सक्यूलस। क्या नाम दिया? एनिमल्सक्यूलस। तो एनिमल्सक्यूलस सेल्स का किसने नाम दिया था? मोटाइल सेल्स के किसने नाम दिया था? तो एंटन वैन लीeuwenhoek ने दिया था। और एंटन वैन लीeuwenhoek ने ही सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, अब सबसे लास्ट और थर्ड जो वैज्ञानिक है उनको भी देख ले। तो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और कब किया? तो 1831 में किया। इन लोगों को, जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने डेड सेल को देखा। डेड सेल था तो उसके अंदर तो कुछ रहा ही नहीं होगा, कुछ हरकत ही नहीं रहा होगा, साइटोप्लाज्म तो था ही ना, तो उसको कुछ दिखा ही नहीं होगा कि सेल क्या है, मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, वो तो कुछ दिखा ही नहीं। सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा? तो एंटन वैन लीeuwenhoek ने। और इन्होंने देखा कि सेल के अंदर कुछ हरकत हो रही है, तो इसीलिए बोला जाता है कि एंटन वैन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल को देखा। और इन्होंने सिर्फ लिविंग सेल को, कौन कौन सा सेल्स देखा इसमें से? तो ब्लड सेल्स देखा, स्पर्म सेल्स देखा, एक्वाटिक्स ऑर्गेनिजम्स देखा, जो गंदे पानी में बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सबको देखा, प्रोटोजोआ को देखा, अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों को इन्होंने देखा और सारे सेल का नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि सब सेल कुछ ना कुछ मोटाइल, मतलब कुछ ना कुछ गति कर रहा था और उसके अंदर कुछ ना कुछ हरकत हो रही होती है। इसके बेसिस पर इसने नाम दिया एनिमल्सक्यूलस। ठीक है। और थर्ड जो वैज्ञानिक है उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने डिस्कवरी किया न्यूक्लियस का। और कब किया? तो 1831 में किया। ठीक है, इसको आप, इसमें समझने का कुछ नहीं, आपको ये फैक्ट है और इन्होंने किया है, तो इनका बारे में हम लोगों को याद रखना है। इसके अगले लेक्चर में हम लोग सेल थ्योरी पर डिस्कशन कर रहे होंगे। सेल थ्योरी क्या है और सेल थ्योरी कैसे आया और उसके पीछे की सारी स्टोरी को हम लोग समझ रहे होंगे। और सेल थ्योरी में किस किस वैज्ञानिक ने अपना अपना रोल दिया है, सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। तो इस लेक्चर में आप लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं इनको अच्छे से रिविजन करके ही अगले लेक्चर में आइएगा, तो आपको वो लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इस वाले जो चैप्टर है, जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, इसमें बहुत कम ही चीज़ है, लेकिन इतना कम चीज़ है और उसके अंदर इतना डेप्थ में गया हुआ चीज़ है कि आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझना होगा और हर चीज़ के बारे में ध्यान में रखना पड़ेगा कि अच्छा ये है तो इसका ये फंक्शन है, इसका ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से ऐसे बनता है, ये यहाँ से ऐसे जाता है। इस सब चीज़ों को हम लोगों को इस चैप्टर में ध्यान रखना पड़ेगा। और अगले लेक्चर में हम लोग सेल थ्योरी के बारे में पढ़ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।